वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सब जानते हैं कि हम यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके बीच में फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले जो भी नए अभ्यर्थी अगर चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर बुक इसके लिए नहीं है, बल्कि जो अलग अलग बुक्स हैं, जैसे बीएड की जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया की है गिरीश पचौरी की, उसके अलावा जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी बुक है। 3-4 बुकें हैं, तो उनके अंदर अलग अलग जगह जो है वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो उन्हीं से जो है मैं लेकर आपको नोट्स बनाकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अगर जिसके पास बीएड की बुक्स पढ़ी हुई हैं तो वो उनको पढ़ सकता है, उसमें उसको सिलेबस सारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर आप ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो दोस्तों, जो चीज़ें समझाने वाली थी या जिसके अंदर फैक्चुअल चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिसीज़ जो हैं वो सारी ब्लैक बोर्ड पे समझाई हैं। अब इसमें ये है कि जो आगे के आने वाले टॉपिक्स हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो इसमें इतना सारा चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल पर ही ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो मैं पढ़ाऊँगा वो अच्छे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज के सेशन में शिक्षण सहायक सामग्री की। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री या जिसको हम कहते हैं टीचिंग एड या टीचिंग टीचिंग मटेरियल जो हम कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है। शिक्षण के दौरान जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, कोई भी सर्विस अगर हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी हम वस्तु जो है वो टीचिंग के दौरान यूज कर रहे हैं तो वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। उत्तम शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जितना अच्छा हम टीचिंग एड यूज करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगी और वो उतना अच्छा जो है बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करेगा। ठीक है, साथ ही उसमें शिक्षा ग्राह्यता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम एक ग्रुप की जो है एक डेफिनेशन भी देखते हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, यानी कि उसको स्टिमुलेट किया जा सके, अथवा श्रवणेंद्रियों या संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सामग्री जिसके द्वारा कि जो टीचिंग की प्रोसेस है उसको और ज़्यादा स्टिमुलस किया जा सके, यानी उसको और ज़्यादा तीव्र किया जा सके, तो वो हमारी टीचिंग एड कहलाती है। ठीक है ना, या जो हमारी श्रवण इंद्रियां जितनी भी हमारे सेंस ऑर्गन है उनको आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से। अब हम सिलेबस में जो आपके सबसे पहले बात की गई है कि वो है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो ट्रेडिशनल हमारी टीचिंग एड्स होती हैं या टीचिंग जो मटेरियल होता है ट्रेडिशनली क्या यूज़ होता है। तो शिक्षण कार्य को रुचि बनाने के लिए प्राचीन काल से ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप जानते हैं, इन्हें हम परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल से यूज हो रही थी वो परंपरागत ही हुई है ना। उसके बाद इसमें जो है शिक्षण सामग्री के रूप में दृश्य तथा श्रव्य सामग्रियां पाई जाती हैं, यानी कि विजुअल भी होती हैं कुछ, और कुछ ऑडियो देखने वाली भी होती हैं, कुछ सुनने वाली भी होती हैं। तो ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, मानचित्र यानी कि मैप हो गया, ग्लोब हो गया, हमारी पुस्तकें होगी, पत्र पत्रिकाएं होगी, जो हम ट्रेडिशनली जो है प्राचीन काल से स्कूलों में यूज होता आया है। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है, ये चीज़ें जो है आपको देखने में बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जब घुमाकर बनता है तो तब हम जरूर इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, तो सब इसमें नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में बौद्धिकता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है और ये सामग्रियां उपदेशात्मक एवं निर्देशात्मक तथ्यों पर आधारित होती हैं। इनका कहने का मतलब है कि चूंकि ये परंपरागत शिक्षण सामग्रियां तो इससे
ज़्यादा, हाँ, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है टीचर जो है उसमें क्या होता है, उपदेशात्मक और निर्देशात्मक, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिख दी, उसमें उपदेश दे दिया कि चलो इसको उतारो, ठीक है ना, या कोई चीज़ हमने पत्र पत्रिकाओं में कह को दिखा के या कोई पत्रिका देकर कह दी कि इसको पढ़ लीजिए, तो उस तरीके से जो है वो इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं करेगी, उस तरीके से वो इफ़ेक्टिव उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होगी, उपदेशात्मक होगी, उपदेश या इंस्ट्रक्टर की तरह जो है टीचर इसमें बिहेव करेगा, ठीक है ना, जैसे मानचित्र को दिखाना हो गया या ग्लोब को दिखाना हो गया, ये सारी चीज़ें परंपरागत रूप से उपयोगी होती हैं, ठीक है। उसके बाद इस विषय के अध्याय एवं टॉपिक के बीच, इसमें क्या होता है, के अध्याय तथा टॉपिक के बीच में सूक्ष्म संकेंद्रण होता है, जिससे विस्तृत व्याख्यात्मक और बौद्धिक परक विचारों का अधिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो भाई जो अध्याय होता है और जो टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बीच में अगर कनेक्शन की बात करें तो वो इन माध्यमों से कम ही हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड के अंदर आप कितनी जो चीज़ है वो उसको समझा दोगे या कितना भी फाइन जो है वो चित्र बना दोगे, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा कि हमको चाहिए, यानी कि उससे उतना ज़्यादा विस्तृत व्याख्यापरक और बौद्धिपरक विचारों का विकास नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे जो है अब हम सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है उसकी बात करेंगे, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, यानी कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक, ठीक है। तो जो आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो क्या होती हैं, उसमें उन्नत एवं विकसित शिक्षण सामग्रियाँ आती हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादा डेवलप्ड जो हमारे पास सामग्री हैं वो आती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है उसको अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें सबसे 3 कैटेगरी में इसको मुख्य रूप से हम देखते हैं। पहला है श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि ऑडियो एड्स, ठीक है। उसके बाद दृश्य सहायक सामग्री यानी कि विजुअल एड्स, और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड। तो जो ऑडियो एड्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगोफोन हो गया और टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी श्रव्य सहायक सामग्री यानी ऑडियो एड्स में आ गई। और उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, ये पुराने टाइम में यूज़ होती थी, चूँकि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है टीचिंग का या बीएड का, ये काफ़ी टाइम से अपडेटेड नहीं है, तो इसीलिए अभी तक वो चीज़ें ही किताबों में दी गई हैं जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी। 1980s के ज़माने में जो चीज़ें एज ए टीचिंग एड यूज़ होती थी या आज से 10-20 साल पहले यूज़ होती थी, तो वही चीज़ें इसमें अभी बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है वो अगर हम विजुअल एड्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसे एड्स जो कि बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें वो वास्तविक वस्तुएं, यानी कि हम कोई वस्तु जो है वो हूबहू प्रत्यक्षीकरण जो है वो बच्चों के सामने करें, उनको कोई चित्र दिखा दें, यानी कि कोई पिक्चर दिखा दें। उसके बाद उनको कोई ऐसा कोई नमूना, कोई प्रारूप, यानी कोई भी ऐसा एक नमूने को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, एक प्रकार का मॉडल किसी चीज़ का दिखा दें, वो हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है रेखा चित्र, यानी कि कोई चित्र जो रेखा के रूप में बनाया गया है, रेखा चित्र उसको कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या दिखा सकते हैं, मानचित्र या ग्लोब, या कोई ग्लोब दिखा सकते हैं, बच्चों को चार्ट दिखा सकते हैं, ग्राफ दिखा सकते हैं। उसके अलावा फुलानेल बोर्ड दिखा सकते हैं, उसके अलावा बुलेटिन बोर्ड दिखा सकते हैं, फ्लैश कार्ड, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक जो है वो बोर्ड, फिर है पोस्टर, स्लाइड, छाया चित्र, मूक फिल्म या जादुई लालटेन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारी दृश्य सामग्री के अंदर आती है, ठीक है। तीसरी प्रकार की जो सामग्री हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है हमें, वो है आपका सभ्य दृश्य सहायक सामग्री, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो इसमें हमारे आते हैं चलचित्र। चलचित्र का मतलब होता है फिल्म, यानी कि कोई भी फिल्म, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड इस प्रकार की फिल्में दिखाई जाती हैं स्कूलों में। उसके बाद है दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से कई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है समाचार संबंधी कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। उसके बाद है फिल्म। फिल्म में आपको बता चुका हूँ। वीडियो टेप, कोई वीडियो रिकॉर्ड दिखाया जाता है, कोई रिकॉर्डेड ध्वनि अगर सुनाई जाती है, और
रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री, यानी कि कोई मुद्रित सामग्री है लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी ध्वनि है जो रिकॉर्ड की गई है और उसके साथ साथ वो चल रही है। तो ये इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी में जो है वो टीचिंग एड को बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें प्रशिक्षित जो शिक्षक तथा नवीन तकनीकी से पूर्ण कक्षाओं में शिक्षण का कार्य संचालित होता है। ठीक है, यानी कि जो नई ज़माने में जो टीचिंग एड्स होते हैं उसमें एक तो टीचर जो है उन टीचिंग एड्स को चलाने के लिए प्रशिक्षित होता है और नई तकनीकी से पूर्ण जो है वो शिक्षाएं होती हैं। यानी जैसे वर्तमान समय में जो नई क्लासेज है उसमें अब जिस तरीके की बात है उनकी स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जाएँ, प्रोजेक्टर्स जो है वो क्लासों के अंदर होने चाहिए, पर्याप्त लाइट की सुविधा होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो ये अभी चीज़ें अपडेट नहीं हुई है सिलेबस के अंदर, लेकिन जैसे ये होंगी तो ये भी क्या होंगी, टीचिंग एड के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि कक्षाओं में विशेष रूप से कंप्यूटर, वीडियो, स्लाइड आदि सामग्रियों का प्रयोग होता है। तो जो मॉडर्न कक्षा है उसमें क्या कंप्यूटर का प्रयोग तो मस्ट है, उसके अलावा वीडियो के द्वारा जो है वो चीज़ें समझाई जाती हैं और उसके अलावा स्लाइड जो हैं पीपीटी में बना के वो बच्चों को समझाई जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण में शिक्षकों ने भी नवाचार को बढ़ाकर शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। ठीक है ना। तो भाई जो टीचर भी हैं वो भी अब पीछे नहीं है, वो भी क्या कर रहे हैं, नई नई इनोवेशन करके नई टेक्निक्स ला रहे हैं जिससे कि वो नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दे रहे हैं, किसकी, टीचिंग की। क्योंकि अब जो है वो टीचर भी, नए जो टीचर आ रहे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ट्रेंड हैं और उन्हें हर चीज़ का पता है। वो वाकई में पढ़ाने के लिए क्या है, उतने ज़्यादा जुझारू होते हैं। तो इसलिए वो नई नवाचार यानी कि कुछ इनोवेशन लाते हैं शिक्षा में और उससे नई प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले दिनों कुछ दिन पहले सुना होगा, जो महाराष्ट्र का एक टीचर है जिसको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। ठीक है ना। तो उसके बारे में आपने देखा होगा कि उसने किस तरीके से अपनी जो प्राइमरी स्कूल के अंदर जितनी भी बुकें हैं उन सब पर क्या कर दिया था, एक क्यूआर कोड उनको सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डालकर उसके अंदर एक क्यूआर कोड इसके लगा दिया था। और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने से उस पाठ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर दिखाई देती थी। इस तरीके से जो है प्रत्येक बच्चा वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपनी सारी चीज़ें देखने में सक्षम है। तो उन्हें इसी कारण से उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला है, 7 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। तो आपने वो चीज़ न्यूज़ में सुनी होगी। तो ये जो है इनोवेशन आजकल टीचर नए नए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं। जो ये है हमारा ग्रामोफोन, उसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है ये है मैग्नेटिक बोर्ड। ठीक है, ये होता था दोस्तों, ये है लिंगुआ फोन। ठीक है, ये लिंगुआ फोन है। उसके अलावा ये जो है, ये जो आपने देखा है ये जिलेटिन जो दूसरा वाला बोर्ड है, एक तो बुलेटिन बोर्ड है और एक कौन सा बोर्ड है देखते हैं। अभी मैंने जो भी बताया था, ये एक फ्लानेल बोर्ड है और एक बुलेटिन बोर्ड है। तो इसमें जो ये वाला है ये बुलेटिन बोर्ड है और ये जो है ऊपर वाला ये फ्लानेल बोर्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये भी एक टीचिंग एड के अंदर आती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस फ्लानेल बोर्ड पर किस प्रकार से बच्चों की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो इस तरीके से लगाई गई हैं ताकि बच्चे उनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं, यानी ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में ही दोबारा इसमें बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बात की गई है टीवी दूरदर्शन की। इसका उपयोग आजकल सभी विद्यालयों में किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये उस ज़माने की बात है जब नया नया टीवी और इन चीज़ों का प्रचलन हुआ था। उस टाइम पर स्कूलों में इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाने लगा था। इसका प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कराया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि भाई जो दूरदर्शन के अलग अलग चैनल होते हैं उन पर ये चीज़ें जब प्रसारित होती हैं तो उससे बच्चों को डायरेक्ट जो है वो चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाता है ना। जैसे वर्तमान में भी अगर डिस्कवरी चैनल पर कोई कोई चीज़ जो है बच्चा देख लेता है तो उससे क्या होता है, उसको पूरी जानकारी उस चीज़ की हो जाती है, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग उसके दिमाग में होता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग प्रौढ़ शिक्षा में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तो जो प्रौढ़ शिक्षा है यानी जो बच्चे बचपन में स्कूल नहीं जा पाए हैं उनको कुछ टाइम बाद जो है 15 से 30 की आयु में जो है जब स्कूल में उनको भेजा जाता है तो उसको प्रौढ़ शिक्षा हम कहते हैं। तो उस शिक्षा में जो है वो
काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो एकदम से जो है वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं जब उन्हें इस प्रकार के जो है वो टीवी के माध्यम से जो है वो समझाया जाता है। ठीक है। फिर टीवी का उपयोग करके प्रकृति, विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिना होती हैं उनको अगर हम किसी टीवी के माध्यम से उनको दिखा देते हैं, या विज्ञान का कोई आविष्कार है, कोई फिनोमिना है, कोई घटना है, उसको जब हम टीवी पर दिखाते हैं, इतिहास की जो कोई चीज़ जो हम फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं, तो वो लाभदायक विशेष रूप से होता है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे फिर उसको भूलते नहीं है, वो उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। ऐसे विषयों के लिए इसका उपयोग विद्यालय परिधि परिधि में विशेष रूप से किया जाता है, यानी कि विशेष रूप से स्कूल कैंपस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो भारत में जो है वो सबसे पहले 15 सितंबर 1959 को दिल्ली के दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ टीवी का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है। 1959 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई दिल्ली में, और उसके साथ साथ टीवी का प्रयोग चालू हो गया। ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रसार जो है व्यापक रूप से प्रसार कब हुआ, 1982 में भारत में एशियाई गेम्स आयोजित हुए, तो उस दौरान जो है इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें अगर हम दूरदर्शन की, तो दूरदर्शन जो है उसके द्वारा देश में हो रही विभिन्न जो घटनाएं हैं उनका ज्ञान केवल कुछ समय में ही घर बैठे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो जो अभी भी जो है दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो है हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया हैं, वो किस पर निर्भर हैं, वो अभी भी दूरदर्शन के चैनलों पर ही निर्भर हैं, किसके लिए, समाचारों के लिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन अब नहीं देखा जाता है। दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण करके ही छात्रों को विषय के अनुरूप शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो दूर दराज के चैनल क्षेत्रों में अभी भी जो दूरदर्शन के जो ज्ञान वाले चैनल आते हैं उन पर जो है वो प्रसारण किया जाता है। अब हम कुछ नोट करके मैंने लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत 14 मार्च 1995 को हुई थी। ठीक है। तो डीडी इंडिया आप लोगों ने देखा होगा, इसकी शुरुआत 1995 14 मार्च को हुई थी। उसके बाद इसी के बाद जो है प्रसार भारती जो है उसका गठन हुआ 23 नवंबर 1997 को। फिर उसके बाद जो खेल हमारा स्पोर्ट्स वाला जो चैनल है, यानी कि डीडी स्पोर्ट्स, उसकी शुरुआत हुई 18 मार्च 1999 को। ठीक है। फिर उसके बाद जो डीडी न्यूज़ है अगेन, उसकी शुरुआत, जो न्यूज़ का चैनल है इनका, उसकी शुरुआत हुई 3 नवंबर 2002 को। और उसके बाद फाइनली संवर्धन और संस्कृति जो चैनल है उसकी शुरुआत हुई 26 नवंबर 2002 को। तो इस प्रकार से ये जो कुछ डेट्स मैंने लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं चलचित्र यानी फिल्म। तो जो फिल्म है उसको भी महत्वपूर्ण एक एड के रूप में माना जाता है। इसके माध्यम से छात्रों के श्रव्य इंद्रियों को एकाग्र किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विषय के प्रति विशेष ज्ञान को विकसित कर पाते हैं। ठीक है ना। तो जो है वो बच्चे जो है कंसंट्रेट कर पाते हैं, इन कानों को उनके कंसंट्रेट हो जाते हैं, उस ध्यान से उन चीज़ों को देखते हैं चलचित्र को, और अपनी आंखों का भी प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी अच्छा तरीके से जो है वो बच्चे ध्यान लगा के, और उनके अंदर विषय के प्रति ज्ञान भी विकसित होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो। तो रेडियो जो है वर्ष 1927 में भारत में ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। तो 1927 की बात करें तो भारत में जो है वो बहुत सारे रेडियो जो क्लब्स हैं उनकी स्थापना हुई। और 1936 में जो भारत की जो सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, यानी जो गवर्नमेंट का था उस टाइम की तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार थी, उन्हीं का ये निकाय था, सरकारी जो इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है। आज़ादी के बाद इसी को हमने क्या कहा, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी। ठीक है ना। तो आकाशवाणी जो है उस इसी का नाम जो है वो आज़ादी के बाद पड़ा। तो देखिए आज़ादी के जो समय है, जो हमारे भारत में जो है मात्र 6 रेडियो स्टेशन थे और 11% लोगों तक उसकी पहुंच थी। वहीं आज आकाशवाणी के 223 स्टेशन हैं। ठीक है ना। तो 223 स्टेशन और 99% लोगों तक जो है वो पहुंच है इसकी। ठीक है। 99.1 मतलब लगभग लगभग 100% लोगों तक दूरदर्शन की पहुंच है। तो इस प्रकार से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो है वर्ष 2002 में जो है आप जो है हम कौन सी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार, तो उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी थी, क्योंकि कैंपस के अंदर आप उनका खुद का रेडियो स्टेशन चला सकते हैं। फिर 2006 में जो है यूपीए जो गवर्नमेंट थी उनने स्वयं सेवी संस्थाओं यानी कि जो एनजीओज वगैरह होते हैं उनको भी रेडियो स्टेशन खोलने की इजाज़त दी थी। ठीक है ना। इसके आधार पर जो है वो छात्रों को किसी विषय पर रेडियो स्टेशनों के माध्यम से
रेडियो पर बोलकर समझाया जाता था। कोई भी विषय है उसके बारे में रेडियो पर बोलकर और उसको समझाया जाता था छात्रों को कैंपस पे, और इससे उन छात्रों को लंबे समय तक वो याद रहता था। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि दृश्य साधन। दृश्य साधनों का उपयोग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है वो हमारे एड्स थे भाई, टीचिंग एड्स, जिसमें हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी। ऑडियो विजुअल एड्स, आपका ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार की तीनों जो है ये चीज़ें हमने ध्यान से पढ़ी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैं चीज़ें मैंने बताई ये समझ में आई होगी। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आऊँगा कुछ दिनों बाद। पहले जो है हम इसमें एक और टॉपिक है संप्रेषण वाला, कम्युनिकेशन, उसको भी पढ़ेंगे, तब उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।